पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सोमवार 29 सितंबर 2025 मुताबिक 5 रबीउल सानी 1447 हिजरी और गुड मॉर्निंग J&K के प्रोग्राम का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। तमाम नाजरीन और हाजरीन को हमारी तरफ से खुलूस भरा अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह, एक नए दिन, एक नए हफ्ते का आगाज़ हुआ चाहता है और हमारी दुआ है कि ये दिन, ये सातें जो हैं ये आपके लिए मुबारक हों और जो चीज़ें आपके दिल में जो कसक कल रह गई वो आज निकल जाए। जो दिलों में अरमां हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो हमारे इरादे हैं, अल्लाह ताला उनमें तक़वियत बख्शे, उनको दवाम बख्शे और हमारा वजूद हमारे अपने लिए, हमारे अपनों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। आज के प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपको बता दें कि दो मेज़बान शर्फ़ी मेज़बानी हासिल कर रहे हैं। मैं रहूँगा आपके साथ जावेद और मेरा साथ देंगे माजिदुल खैर नंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक है? कैसे माजिद आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छे से हैं? शुक्र शुक्र शुक्र। मुझे लगा था आज आपको थोड़ा देर होगी क्योंकि रात देर गए तक आप मैच देख रहे थे। बिल्कुल। और हमारा राब्ता भी था उस वक्त जी। और अल्टीमेटली एक सनसनी खेज़ मुकाबले में भारत ने अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया और जश्न का माहौल पूरे मुल्क में था और हमारे यहाँ भी आपने देखा कि पटाखों से ही उनको जो है मुबारकबादियाँ यहीं से भेजी गई। कि मेरे ख्याल से क्रिकेट वर्ल्ड और स्पोर्ट्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो राइवलरी रहती है इंडियन पाकिस्तान, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच था और आखिरी ओवर में जब 10 रन बनाने थे। So because the best team always wins. Yes. The spirit of the game should live on, that should go on. So that was what we saw yesterday on the field. नाज़रीन, आप सबको भी मेरा प्यार और खुलूस भरा आदाब। आज भी यही दुआ कि आज का दिन भी आपके लिए नवीद मसरत लेकर आए। और जब डॉक्टर साहब प्रोग्राम के आगाज़ में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं या जो भी आपके प्लान्स हैं आज को लेके, इस हफ्ते को लेके, अल्लाह उनको पूरा करने में आपकी मदद फरमाए। लेकिन सबसे जैसे हमारा एक इंटेंशन अपने हेड से होता है, फिर हमारा एक इरादा अपने दिल से भी होता है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कॉल है, कहते हैं कि देयर इज़ अ लम्प ऑफ फ्लेश इन योर बॉडी, इफ इट्स राइट द होल बॉडी इज राइट, इफ इट्स रॉन्ग द होल बॉडी इज रॉन्ग, और द नेम ऑफ दैट पार्ट ऑफ फ्लेश इज हार्ट। आपके जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो सही है तो फिर आप सही हैं, अगर वो गलत है तो आप गलत हैं। इसका ये जो दिल के साथ जो आपने इसका ताल्लुक जाहिर किया, मुझे लगता है कि आपका इशारा असल में उस दिन की तरफ है। के हवाले से हार्ट डे है आज, वर्ल्ड हार्ट डे। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जब मैं इस दिन के हवाले से पढ़ रहा था तो कैंसर से भी ज़्यादा जो अमवात हैं पूरे दुनिया में वो ज़्यादा अमराज क़ल्ब की वजह से होते हैं। तकरीबन हर साल 20.5 मिलियन, तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख जो है इंसानी हलाकतों की जो अमवात हैं अमराज क़ल्ब से होती हैं। और इस साल एक ख़ास थीम के तहत इस दिन को मनाया जाता है, डोंट
मिस द बीट, डोंट मिस अ बीट। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपने ज़िंदगी के मामलात में बिज़ी रहते हैं तब हमारे लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, किसी का जॉब, किसी का कोई असाइनमेंट, किसी का कोई प्रोजेक्ट, लेकिन जब हमारे सेहत पे फिर बर आ जाती हैं तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी चली जाती है और हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी हमारी सेहत रहती है। और इस सेहत का अगर जब हम एपिसेंटर देखते हैं वो हार्ट ही है। तो आज दिन के हवाले से ये एक ट्रिगर है हमारे लिए कि हम अपने दिल का, अपने बॉडी का, बिलखुसूस अपने हार्ट का ख्याल रखें। बहुत खूब माजिद। और मुझे लगता है कि जैसा कि आपने अभी कहा ना कि ये दिल का ख्याल रखना है, तो दिल का ख्याल रखने के लिए हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है। हमें रोज़ वर्जिश का एहतमाम करना है। अपने खाने पीने की चीज़ों में जो है तेल की मात्रा जो है, तेल की मकदार जो है वो कम करनी है। चर्बियों का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं ना दिल पे ना लो। हालांकि दिल एक ऐसी नाजुक चीज़ है जो मामूली बात से भी टूट जाता है, लेकिन इतना सख्त भी है कि कभी कभी बड़े बड़े हादसात से इसको ये दहल नहीं जाता। लेकिन दिल का मामला जो है, दिल पे मुझे लगता है कि इतनी शायरी किसी चीज़ पे नहीं हुई होगी जितनी दिल पे और मोहब्बत पे। और मुझे लगता है कि दिल का ख्याल आप रखेंगे और अपने अपनों का भी ख्याल रखेंगे ताकि ये दिन जो हैं ये हम सब के लिए खुशगवार साबित हो। जहाँ मुझे मेरे जहन में एक बात क्लिक हो रही है, जहाँ आपने बताया कि कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करें, दूसरा ये है कि आप अपने अल्फाज जो है सही ढंग से किसी का दिल आज़ारी नहीं करें, क्योंकि कहते हैं कि दिल की कीमत 2 मीठे बोल। तो लिहाजा अपने बोल चाल में वो चीज़ ज़रूर रखिए कि किसी का दिल आप दिल आज़ारा ना करें। मैं इजाफा करूंगा इस चीज़ का कि दिल बजा आवर हजे अकबर अस्त। किसी का दिल बजा लाना हजे अकबर है के बराबर। बिल्कुल नाजरीन, ये आज दिन के हवाले से बात आपको आज दिन के अपडेट्स भी पहुंचाते हैं। आज मौसम और शहराओं के बाद महकमे मौसमियात से जो आज इतला मौसूल हुई है, श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 और कल रात का दर्जा हरारत 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम साफ़ और खुशगवार रहने की पेशन गोई है। जम्मू में भी आज दिन का जो मौसम है साफ़ रहेगा, खुश्की रहेगा। दर्जा हरारत दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कल रात का जो दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। शहराओं की बात करते हैं, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा यकतरफा आज 1 वे ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। छोटी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर चलने की इजाज़त होगी, अलबत्ता बड़ी गाड़ियों को आज काजीगुंड से जम्मू के लिए रवाना किया जाएगा। SST रोड पर छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त मिली है। मुगर रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त मिली है। पुंछ से जम्मू टू श्रीनगर चलने की इजाज़त दी गई है और बड़ी गाड़ियों को विद एसेंशियल्स उनको शोपियान से पुंछ के लिए रवाना किया जाएगा। अगर आप सफ़र का इरादा रखते हैं, आपके स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं या आप इन पर राबिता कायम करें या ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ से लेटेस्ट अपडेट चेक करें और उसके बाद ही सफ़र के लिए रवाना हों। जी, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, बिल्कुल मुझे लगता है कि आपने ये मौसम और सड़क के अहवाल से जो हमारे नाजरीन को बाखबर किया। इसके बाद हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम आज के चुनिंदा अखबारात की जो सुर्खियाँ हैं वो पहुँचा दें। और आज के अखबारात पे छाया हुआ जो टॉपिक है वो है इंडिया बीट पाकिस्तान लिफ्ट एशिया कप। और इसी अखबार से एक और ख़बर है क्रिकेट के हवाले से ही, जो हमारे लिए बड़ी मसरत की बात है कि JNK के रेजिडेंट मिथुन मनहास जो हैं उनको BCCI का प्रेसिडेंट बनाया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उनको बधाई दी है। मिथुन इज इलेक्शन एज BCCI प्रेसिडेंट, मोमेंटस ओकेजन टू सेलिब्रेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जी मैं हाथ में अंग्रेजी रोजनामा इससे खबर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट investor friendly policy have made JNK attractive investment destination of North India. LG Sinha addresses investors meet in Kathua। जी, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है बड़गाम और नगरोटा असम्बली हलकों के लिए मुबस्सरीन की तैनाती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार इंतखाबात के साथ साथ दोनों सीटों के लिए ज़मीनी इंतखाबात का ऐलान करेगा। इसी अखबार की दूसरी सुर्खी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की सेवा पर्व में शिरकत, ख्वातीन की क़यादत पर में तरक्की पर जोर। वज़ीर आज़म के विकसित भारत 2047 विजन की रोशनी में खिदमत, सकाफत और माहौलियात का जश्न। माशरे और मईशत के तमाम सतहों पर ख्वातीन की फ़ाल शिरकत हमारा अवलीन मकसद होना चाहिए। LG सिन्हा। जी, मेरे पास एक उर्दू रोजनामा से खबर, जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी 2024-2027 के तहत सीड फंड के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का पहला इजलास। जी, एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है लेह में लगातार 5वें दिन भी कर्फ्यू का नफाज।
मामूल की ज़िंदगी मफलूज, इंटरनेट भी बंद। पाबंदियों में नरमी पर गौर करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता की सदारत में सिक्योरिटी जायजा मीटिंग। ITBP के एहलकारों का फ्लैग मार्च। कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा नहीं हुआ। हुक्काम। जी, मेरे पास एक उर्दू रोजनामा इससे खबर, कुत्तों रेबीज़ का आलमी दिन, इस हवाले से खबर छपी है। कुत्तों के मुकाबले में बिल्लियों के काटने के मामलात में इजाफा। सदर अस्पताल में 6 माह में 8,345 मामलात रिपोर्ट। कुत्तों के काटने के 3,799, बिल्ली के 4,394 और देगर जानवरों के 153 केस शामिल। जी, इस खबर से लगता है कि जो कुत्ते हैं वो थोड़ा सुधर गए हैं, लेकिन बिल्लियां बिगड़ गई हैं। और एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है JNK कलेक्ट्स 8,860 करोड़ रेवेन्यू टिल अगस्त, GST लीड्स विथ 3,408 करोड़। ये तो थी अखबारात की सुर्खियां। और अब प्रोग्राम में वक्त हो चला एक वक्फे का, और वक्फे के उस पार आएंगे हम तो आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK, और गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम में अब वक्त हो चला है कि हम आपकी मुलाकात आज की मेहमान शख्सियत से कराएं। और आज के मेहमान के बारे में मैं अर्ज़ करूं कि ये एक हमजहद शख्सियत हैं, एक एजुकेटर हैं, एक इनोवेटर हैं, एक हमजहद शख्सियत है। मतलब मैं जब कल इनके साथ बात कर रहा था और इनके बारे में इंटरनेट पे पढ़ रहा था, तो इनकी ज़िंदगी की इतने फैसेट्स हैं कि हर एक पे हम अलग प्रोग्राम कर सकते हैं। इनका ताल्लुक़ जो है वो सूबे बिहार से है, लेकिन अपनी ज़िंदगी का 60% हिस्सा इन्होंने कश्मीर में गुजारा है। पढ़ाई से लेकर के अभी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िम्मेदारी पे फायज़ हैं और बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हमारे आज के गेस्ट हैं NIT श्रीनगर के रजिस्ट्रार प्रोफेसर अतीकुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में, और गालिबन आप पहली बार आज इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए हैं, इसलिए आपका एक और बार खुशामदीद हम करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। अतीक साहब, आपसे बात हुई तो हमने जाना कि आपका ताल्लुक़ बिहार से है। ये बिहार से कश्मीर का जो सफ़र है ये किस तरह तय हुआ? बिहार में आप किस जगह से आपका ताल्लुक़ है, और जो इब्तदाई ज़िंदगी रही वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का मामला, खेल कूद के मामलात, तो उन पे भी थोड़ा सा हम, क्योंकि आज जब आपके NIT स्टूडेंट्स देख रहे होंगे ये प्रोग्राम, जो अभी आपके पास पढ़ रहे हैं या जो फारिग तहसील भी हैं, जो वहाँ से डिग्रियाँ हासिल करके सेटल भी हैं, वो अतीक सर को देखेंगे आज तो थोड़ा घबराएंगे, लेकिन आज अतीक सर का वो वाला दूसरा रूप भी हम दिखाएंगे कि अतीक सर बिल्कुल हम सब की तरह सोचते हैं, और थोड़ा सा अलग इसलिए क्योंकि ये थोड़ा इनोवेशंस वगैरह में आ गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। मैं बिहार का एक वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल जनाब, और मशहूर है। वो एक बस्ती है, हमारे बस्ती का पुराना नाम था इब्राहिमपुर, अब वो बदल के रहीमपुर हो गया है। मेरी पैदाइश वहीं हुई, और मेरा जो एजुकेशन है मेरे गांव में ही मिडिल स्कूल था। मेरी तालीम 7th क्लास तक हमने वहीं की। अच्छा। और उसके बाद फिर जो मैंने वैशाली कहा, एक वैशाली डिस्ट्रिक्ट है और उसमें प्रॉपर वैशाली एक जगह है, और ये हिस्टोरिकल भी है, वो महावीर बर्थ प्लेस भी है उनका। तो जो मेरे हाई स्कूल जो है, जहाँ मैंने 8th 9th और 10th किया, उसी हाई स्कूल से, और उसका नाम ही है श्री महावीर तीर्थंकर हाई स्कूल वैशाली। तो हमारी ये जर्नी जो है मिडिल स्कूल से लेके हाई स्कूल तक, वो अपने मैंने गांव में ही की। और उसके बाद जब हमने की तो वहाँ से
ट्वेल्थ करने के लिए जो उस वक्त हमारे ज़माने में ट्वेल्थ की पढ़ाई वो शहर में और कॉलेजेस में होते थे। आज तो हाई स्कूल में भी ट्वेल्थ की पढ़ाई हो रही है, लेकिन मेरे वक्त में नहीं था। आज तो गाँव देहात में है। जी जी। तो उस वक्त हमारा जो नियरेस्ट शहर था वो मुजफ्फरपुर है। तो हमारी जो ट्वेल्थ जो हमने किया मुजफ्फरपुर में, जो कॉलेजेस थे, राम दयालु सिंह कॉलेज, उसको RDS कॉलेज कहते हैं, हमने वहाँ से ट्वेल्थ किया। अच्छा। और वहाँ से ट्वेल्थ करने के बाद जब हम गांव से शहर आए तो मुख्तलिफ चैलेंजेस थे, जैसा कि होता है गांव से, और जब आप घर से शिफ्ट होते हैं तो उस वक्त जो इस कॉलेजेस में उतने हॉस्टल्स नहीं होते थे, वो प्राइवेट लॉज में, जिसको आज हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर रह करके आपको अपनी तालीम हासिल करनी होती थी। आज थोड़ा एडवांस हो चुका है, आज हर कॉलेजेस में हॉस्टल्स भी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हैं और बड़े आरामदेह, बहुत आरामदेह है। तो उस वक्त थोड़ी ये फैसिलिटी नहीं थी, ये नहीं था। लेकिन फिर भी जब एक आदमी, हम ये कहें कि जब हम मिडिल स्कूल्स में जब हम पढ़ रहे थे तो जो हमारे उस्ताद जो थे वो साइंस के भी थे और आर्ट्स के भी थे, तो उन लोगों ने जो हम लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा किया मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में, उसको लेकर हम चले आगे। और फिर हमने 10th करने के बाद जब हम गए कॉलेज में तो हमने आज जो हम नॉन मेडिकल कहते हैं, हमारे यहाँ उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कहते हैं, वो मैंने सब्जेक्ट चुना। PCM PCB वो तो अभी भी राज जी जी जी। तो हमने वो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। और उसके बाद चूँकि वो ज़माना इंटरनेट का नहीं था, मोबाइल का नहीं था, वो हर चीज़ आदमी अखबार पे ही डिपेंड होता था। उसमें जो ख़बरें आती थी, चाहे वो आपके आगे की तैयारी करना है, पढ़ाई क्या करना है, कौन सा फील्ड लेना है, तो वो सब उस पर डिपेंड होता था। तो हम यूँ कहें कि जब हमने जर्नी शुरू की थी तो मुझे पता नहीं था कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है। तो हमने जब वहाँ 12th किया, 12th करने के बाद जब हमने साइंस की तरफ देखा तो उस वक्त दो तरह के थे। एक तो मेडिकल की कंपटीशन में कुछ लोग जा रहे थे, चूँकि मेरा नॉन मेडिकल था तो मेरे लिए जो ऑप्शन था वो इंजीनियरिंग था। और उस वक्त ये बड़ा टॉप था, चूँकि उस ज़माने में कोई प्राइवेट कॉलेजेस जो थे आज की तरह नहीं थे। जितने भी कॉलेजेस थे या तो स्टेट के अंदर आते थे या उस ज़माने में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज थे। IIT थे, रुड़की, जो आज रुड़की IIT है वो रुड़की यूनिवर्सिटी था। ये कुछ चंद इंस्टीट्यूट थे जिसके लिए उसमें आदमी अपनी एम को लेकर के तैयारी करते थे। हम भी उसी में जूझे और उसके बाद आगे बढ़े। तो हमारे बिहार में एक टेस्ट होता था, उसको बोलते थे कंबाइन इंजीनियरिंग टेस्ट। अच्छा, CET उसको बोलते थे। और उस टेस्ट में जो आपकी रैंकिंग होती थी, उस रैंक से उस वक्त 2 जगह एडमिशन होता था, एक स्टेट लेवल का और फिर स्टेट से बाहर। तो जब आपकी रैंकिंग टॉप में आती थी तो फिर जितने उस वक्त मेरे ज़माने में 16 REC थे पूरे इंडिया में, उसमें बिहार के वो लड़के सेलेक्ट होते थे। अच्छा। उसी रैंकिंग की और काउंसलिंग होती थी, वहाँ जा कर के अपने अपने बताया जाता था कि आपकी ये रैंक है। एक बोर्ड पे बड़ा सा चार्ट बना दिया जाता था और डेट के हिसाब से आपको कॉल की जाती थी रैंक के हिसाब से, और दिखाया जाता था कि आपको इस स्टेट में ये ब्रांच मिल रहा है, फलाने जगह ये है। तो जब मैंने क्वालिफाई किया कंबाइंड इंजीनियरिंग टेस्ट, तो उस वक्त तो मुझे सिर्फ 2-3 ब्रांच ही पता था कि सिविल होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, और मुझे और बाकी ब्रांच का इल्म नहीं था उस वक्त। लेकिन जब वहाँ काउंसलिंग में गए तो वहाँ पर हमने देखा कि इसके अलावा मेटलर्जी भी है, केमिकल भी है, और उस वक्त बहुत सारी ब्रांचेस और बहुत भी सारे ब्रांचेस थे जुड़ गई। तो जब मेरे साथ फादर भी थे उस वक्त और काउंसलिंग में थे, और खुशी का मुकाम था कि हमने कंबाइंड इंजीनियरिंग बिहार में ही हुई थी। तो हमने वो क्वालिफाई किया और बहुत खुश थे फादर के, हाँ तुमने कुछ टेस्ट निकाले, अचीव किया। और मेरे जितने दोस्त थे, हमारे जो टीचर थे, वो मुझसे सबसे ज़्यादा खुश थे। उनकी सारी दुआएं हैं जिसकी वजह से हम लोग गांव से जर्नी करते करते यहाँ पहुँचे। तो जब मैं वहाँ गए तो मुझे सिविल ब्रांच REC सिलचर में मिल रहा था, और मैकेनिकल हमें भोपाल में मिल रहा था, ठीक, और कश्मीर में हमें मेटलर्जी मिल रहा था। तो हमने मेटलर्जी का नाम वहीं सुना उस वक्त। तो
मेरे फादर साथ में थे। मेरे फादर कह रहे थे, जो वहाँ के जो एडवाइज़र थे, काउंसलर थे, कि मेरे बेटा को आप वो ब्रांच रिकमेंड करें जो इसको पढ़ते पढ़ते जॉब होनी चाहिए। अच्छा, ओके। तो ये उन्होंने कहा कि वो इसलिए कहा कि उस वक्त सिविल जो 80s और 86 में मैंने क्वालिफाई किया था, वो गवर्नमेंट जॉब के अलावा दूसरी को जॉब नहीं होती थी। जहाँ पर कि कोई प्राइवेट कंपनी हो, जहाँ कंस्ट्रक्शन चलता हो। इंडिया में उस वक्त उतना कंस्ट्रक्शन बूम पे नहीं था। वो 80s के बाद हुआ है। तो हमारे कुछ थे ऐसे, तो बहुत कम लोग क्वालिफाई किए थे। मेरे रिलेटिव्स में एक थे जिन्होंने अलीगढ़ से सिविल करके, और वो करीब 5-6 साल घर पे ही बैठे थे। तो वो इमेज हमारे फादर को जा चुका था, और हमें भी, कि सिविल में जल्दी जॉब नहीं मिलती है। अच्छा। और गवर्नमेंट में भी है नहीं। तो ऐसा ना हो कि पढ़ने के बाद ये घर बैठना रहे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जो अभी मेटलर्जी है इसमें बच्चे को आप भेजिए, और आपको पढ़ते पढ़ते बच्चे को जॉब मिलेगा। अच्छा, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, और यकीन ब्लाइंडली हमने भी उस वक्त यही कहा कि अगर ये है नई ब्रांच है केमिकल और ये, तो हमें मेटलर्जी मिला। तो हम जम्मू कश्मीर में यहाँ आए, और हमारे साथ 12 बच्चे बिहार से यहाँ 86 में हमारे 12 सीट थे यहाँ उस वक्त, अलग अलग ब्रांच के। तो उस वक्त तो उस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं था। जब मैं यहाँ आया श्रीनगर में तो पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी ब्रांच है, लेकिन हमारे बिहार में इसकी सीट नहीं दी गई थी। तो यहाँ आने के बाद फिर हमने देखा सिविल मैकेनिकल, और बहुत कम इनटेक था उस वक्त। 250 सीट थी आरईसी में टोटल, और 125 जम्मू कश्मीर से बाहर के बच्चे, जो मैं बता रहा हूँ स्टेट के थे, और 125 सीट जेएनके का। 50% जम्मू कश्मीर के बच्चे थे, और 50% अदर स्टेट में, जहाँ से कहीं 12, जैसे यूपी के 18 सीट थे, जो पॉपुलेशन के हिसाब से सीट था। तो उस तरीके से हम 86 में गालिबन अगस्त का 30-31 था, हम आए थे यहाँ। पहली बार ट्रेन में भी चढ़े पहली बार मैं बिहार से इतना दूर गया, और इसका जो कंबाइन इंजीनियरिंग टेस्ट का जो सेंटर था वो बिहार में मेरा पड़ा था पटना में। अच्छा, पटना में इसका सेंटर पड़ा था। तो घर से 1-2 घंटे की दूरी। तो हम वहाँ के इसका रिटन टेस्ट दिया था, और उसके बाद फिर जो मैंने ट्रेवल किया, मैं दिल्ली भी नहीं गया था बिहार के बाद। तो मुजफ्फरपुर से सीधा मैं कश्मीर आया, और ये था कि मैं पहली बार उस वक्त फ्लाइट से आया। अच्छा, जी बड़ी जबरदस्त। जी, पटना से मेरी फ़्लाइट थी, और दिल्ली एयरपोर्ट में हमने रात में रुके, और इतना आज की तरह नहीं थी फ़्लाइट। पहली फ़्लाइट हमको मिली, और श्रीनगर हम यहाँ पहुँचे। और जब मैं एयरपोर्ट पे पहुँचा तो मेरे साथ एक आरईसी के एक फैकल्टी थे, अब वो रहे नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ह्यूमैनिटीज़ के थे। लेकिन उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया कि मैं आरईसी का मैंने टीचर हूँ और सफ़र कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा, एक 12 नंबर की बस चलती थी, तो टीआरसी, मैं श्रीनगर एयरपोर्ट से टीआरसी की बस पे आए, और लाल चौक में केएमडी होता था। बिल्कुल। मुझे वहाँ पे उन्होंने रोका गाड़ी को, जबकि बोला कि ये सीधे लाल चौक ही टीआरसी ही गाड़ी रुकती है, लेकिन मुझे उन्होंने देख के रोका, और मुझे बोला एक 12 नंबर की प्लेट लगी होगी, आप उस बस पे बैठ जाना, ये आपको आरईसी छोड़ देगा, एनआईटी के आरईसी के गेट पे। तो मुझे याद है कि जब मैं उस पर बैठा, तो बैठने के बाद मैं सोचा कि मुझे गेट के साथ ही बैठना चाहिए, और जहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं, ताकि मुझे पूछना है कि आरईसी आए तो मुझे बता देना। अगर बीच में बैठ जाऊं तो हो सकता है गुजर जाओ, मैं उतर ना सकूं। तो जब भी वो आता था स्टॉपेज, तो मैं पूछता तो आ गया क्या आरईसी? आपके साथ कोई था? कोई नहीं था, मैं अकेला आया था बिहार से। जी। और इस तरीके से मैं 86 में अगस्त-सितंबर के महीने में आरईसी के गेट पर उसने मुझे उतारा, और मुझे याद है कि उस वक्त 50 पैसे उसके फेयर थे। केएमडी से लाल चौक से एनआईटी का 50 पैसा फेयर था उस वक्त। उसने कहा 50 पैसा दें। तो फिर मैं वहाँ से उतरा, और उसके बाद फिर जो हमारे गेट पर ही वहाँ से एक निज़ाम था आरईसी में कि जो भी लड़के आते थे उनको लेके एडमिनिस्ट्रेशन में जाते थे। तो यूँ मेरी जो जर्नी बिहार से स्टार्ट हुई, और फिर 80 में हम आरईसी में यहाँ आए, हमने तालीम हासिल की,
जब मैंने यहाँ से बीटेक किया, कर ही रहा था, तो हम जानते हैं कि हमारा बैच 90 में पास होना चाहिए था, कि कुछ हालात डिस्टर्ब हो गए तो 6 मंथ हमारा डिले हो गया। तो 91 फिर हमने 91 के दिसंबर में हमने बीटेक यहाँ से की, और करने के बाद मुझे HMT हिंदुस्तान मशीन टूल वॉच फैक्ट्री 3rd श्रीनगर ब्रांच जो जैनकोट में है, जैनाकोट यहाँ ही में आपका जॉब। मुझे यहाँ सिलेक्शन मिली। लेकिन इसके लिए उन्होंने ऑल इंडिया का टेस्ट रखा था, और वो मेरा टेस्ट हुआ, उसको मैंने क्वालिफाई किया। फिर रिटन टेस्ट के बाद वाइवा हुआ, और मुझे उन्होंने कहा कि आपको मैं HMT वॉच फैक्ट्री 3rd श्रीनगर के लिए ऑफर देता हूँ। और फिर मेरी ट्रेनिंग जो है, चूँकि इसकी मदर फैक्ट्री बेंगलोर में है, वहाँ मुझे भेजा गया ट्रेनिंग पे, और ट्रेनिंग के बाद मैं फिर यहाँ वापस आके HMT ज्वाइन किया, और करीब 9 से 10 साल में HMT में काम किया करके मैं एज ए मैनेजमेंट ट्रेनीज पहले मुझे रखा जाता था इंडस्ट्री में। उस वक्त PSU का जो रूल्स था कि जब कोई नया इंजीनियर आएगा उसको मैनेजमेंट ट्रेनीज कहते हैं। उसके बाद 1 साल के बाद जब वो कंफर्म हुआ तो मुझे डिप्टी इंजीनियर के पोस्ट पे रखा गया। फिर मेरी दूसरी प्रमोशन डिप्टी मैनेजर हुई, और उसके बाद मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर का दे ही रहा था कि उसी दौरान मुझे REC से जो मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे डॉक्टर अब्दुल रशीद चिश्ती साहब मरहूम, आज वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ कुछ गेस्ट टॉक आके दीजिए, आपको थोड़ा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो गया है, मेरे बच्चे को एक्सपोजर हो। तो HMT मुझे वहाँ से हफ्ते में 2-3 दिन डिप्यूट करती थी, और मैं यहाँ आकर के लेक्चर देता था, और इसका जो भी पैसा मिलता था वो HMT में जमा होता था। मैं चूँकि मैं तो गवर्नमेंट उसमें था, पब्लिक सेक्टर में था, मैं वो पैसा नहीं ले सकता था, लेकिन मुझे HMT के तरफ से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाती थी, और HMT भी क्रेडिट लेता था कि हमारे इंजीनियर जो हैं वो वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाते हैं, तो इसका फ़ायदा मुझे भी मिला। इस तरह से मैं उनके दौरान यहाँ लेते रहे क्लास गेस्ट की तरह। फिर यहाँ भी अपॉर्चुनिटी निकली, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा रुझान जो है, ये मेरे उस्ताद ही ने कहा कि तुम अच्छे से क्लास में बच्चे को ये करते हो, पोस्ट निकली हुई, तुम अप्लाई करो। और इसके बाद फिर मेरा 2002 में मैं यहाँ एज ए लेक्चरर REC में हमने ज्वाइन किया। माशाअल्लाह। मुझे लगता है कि मतलब आपने जिस रवानी से 8 मिनट में आपने ये जो सफ़र है वैशाली से लेकर के नगीन हज़रत बल तक का ये जो सफ़र है, और फिर HMT, और फिर वहाँ वापस, तो बड़ा सलीस अंदाज में आपने पूरी अपनी जो दास्तां है वो बता दी, समझा दी। लेकिन तशनीगी ये भी रहती है, इससे पहले कि माजिद के जहन में जो सवालात हैं वो आ जाएँ, ये जानना चाहेंगे कि जो बचपन है, बचपन में आप शरारती थे, नटखट थे, बिल्कुल चुपचाप रहते थे, बचपन कैसा गुजरा जो बिहार में आप, मेरे ख्याल से अगर हम एक तरह से देखें तो आप बचपन में ही कश्मीर आए हैं। हाँ, मतलब अभी तो लड़कपन था। जी 19 साल के एज में मैं यहाँ पहुँच गया। वहाँ आ गए, ये जो माहौल का फ़र्क था, आबो हवा का फ़र्क था, ज़ुबान का फ़र्क था, हर तरह से आपको एक नया माहौल मिला, तो उस चीज़ को कैसे आपने ऑब्जर्व किया? हाँ, ये बात सही है कि बचपन में मैं इतना, जितना अभी मैं, लोग कहते हैं आप सीरियस रहते हो, मैं था नहीं उतना। तो काफ़ी था जैसे बचपना में होती है, खेल कूद में भी जो था, तो मैं जो विलेज में जो थे उस वक्त वो हम सब में पार्टिसिपेट करते थे हम लोग। लेकिन जैसे हमने यहाँ बीटेक हमने ज्वाइन की, तो मैंने देखा कि जो तब्दीलियाँ आई, जैसे उस वक्त का जो एजुकेशन सिस्टम था, आज तो थोड़ा सा फ़र्क आ गया है कि बच्चे और उस्ताद के बीच में जो रिलेशन है वो ऐसा नहीं है जो हमारे वक्त में होता था। हो सकता है उसकी ये भी वजह हो कि हमारी तादाद बहुत कम थी, 15 स्टूडेंट हम एक क्लास में होते थे और 12 टीचर होते थे, तो स्टूडेंट के पर्सनल टू पर्सनल काफ़ी ताल्लुकात होते थे, और टीचर हमें इस तरह से गाइड करते थे जैसे लगता था हमारे पेरेंट्स यहाँ हैं। हम लोग कभी नहीं सोचते थे कि हमें पेरेंट्स से हम दूर हैं। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होता था एजुकेशन के अलावा भी, तो हमें वो गाइड करते थे।
तो जो धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे अंदर जो डेवलप हुई है, ये हमारे उस्तादों की देन है। और उस वजह से हम ये कहें कि हर चीज़ को हम समझते थे कि ये जो क्लास है, तो अगर क्लास में है तो कैसे अटेंड करना है, कैसे सिंसियर रहना है। ऐसा नहीं कि क्लास हो गया और हम नोट लिया और चले गए, ऐसा कभी हुआ नहीं। और ये हमें टीचर बताते थे, ये वक्त है, इसको सीखिए। और चूंकि उस ज़माने में ये कोई रिकॉर्डिंग था नहीं, कोई था नहीं कि आप रिपीट कर लेंगे। अगर आपके मिस हो गया तो मिस हो गया, वो फिर हम दोस्तों में ही एक दूसरे से डिस्कस करके पूछते, ये पोर्शन नहीं समझ में आया, क्या सर कह रहे थे। तो ये चीज़ें थी। और आपने ये कहा कि हमारा जब हम यहाँ आए तो जैसा मैंने कहा कि हम 15-16 स्टेट बच्चे पढ़ते थे और एक कमरे में हम 3 बच्चे होते थे। और इस तरह से निज़ाम था कि हम 3 मुख्तलिफ स्टेट के बच्चे हों, इसमें एक कश्मीर का बच्चा हो, एक अदर स्टेट हो, दूसरा हो, ताकि हम एक दूसरे के कल्चर को समझें और ये समझे कि इसकी ट्रेनिंग का पर्पस यही था इंजीनियरिंग में जो REC का, कि एक आदमी 3 मुख्तलिफ लैंग्वेज बोलने वाले, कल्चर रहने वाले, इवन रिलीजन अलग है, वो कैसे एक साथ रहें 24 घंटा में कम से कम। अगर क्लास में रात भर सोना एक बेडरूम में, वो कैसे रहे, ताकि मेरे से इंटरपर्सनल डेवलपमेंट का जो एक ये एक तालीम हो हम लोग को। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्किल है मेरे ख्याल से, जो आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, आज भी ये दिखाया जाता है। सर ने एक बात ये भी कही कि 3 लोग हैं मुख्तलिफ स्टेट से, 3 जुबानें। तो सर से भी जानेंगे कि वो 2 जुबानें कौन सी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर नाजरीन हमें एक वक्फे के लिए रुकना होगा। वक्फे के उस पार आएंगे तो आज के हमारे जो अजीज़त मेहमान हैं प्रोफेसर अतीकुर रहमान साहब, रजिस्ट्रार NIT श्रीनगर, उनके साथ सिलसिला कलाम जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैन के। आज मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जैन के। आपकी याद दहानी के लिए आपको बताते चले, आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं रजिस्ट्रार NIT श्रीनगर प्रोफेसर अतीकुर रहमान साहब, उनसे इस दिलचस्प गुफ्तगू को जारी रखेंगे। प्रोफेसर साहब, ऐसे ही जहन में सवाल आ गया, एक कसीर आबादी हैं जो सूबे बिहार से यहाँ के रोज़गार के लिए आती हैं, और फिर जब हम देखते हैं दिल्ली में एक अच्छा सा पॉपुलेशन है जो IAS के इम्तिहान में भी अपनी जगह निकाल लेती हैं। तो थोड़ा सा एक आइडिया दे दीजिए कि कैसे लोग होते हैं ये। हम कहेंगे जो बिहार के जो लोग हैं, उनकी जो सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक है या अल्लाह ने उनके अंदर जो खूबी दी है, वो हार्ड वर्क है। चाहे वो जिस फील्ड में हो, एक लेबर है, वहाँ का फार्मर है, दूसरे स्टेट में जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट ले रहा है, या कोई तैयारी करता है, वो कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं ढूंढता है। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फर्स्ट बिहारी। वो कभी भी शॉर्टकट रास्ते पर, या तो उनके ब्लड में नहीं है, वो सोचते भी नहीं है। जो डिटर्मिनेशन करते हैं वो करना, ये मुझे करना है तो करना है, वी हैव टू डिवोट फॉर दिस वन। उसके पहले वो डिसाइड करते हैं कॉन्फिडेंस लिए कि मुझे ये करना, ये नहीं कि हो गया तो ये कर लूँगा, ये हो गया नहीं। उनके अंदर एक वेल डिटर्मिनेशन है। अगर लेबर है तो लेबर में वो डिसाइड करता है कि मैं कौन सा वाला काम एक्सपर्टीज हूँ, कारपेंटर हूँ कि मैं मेसन में हूँ, या मैं एक ऐसा लेबर हूँ। तो वो भी अपने आप में एक डिटरमाइंड करके होता है। और आप देखेंगे भी इस स्टेट में कि जो भी लेबर्स हैं वो किसी की ख़ास पार्टिकुलर वर्क के लिए फेमस है। और अगर आप देखेंगे कुछ यूपी के जो नाई हैं, उनकी भी एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक है, वो नाई का काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये मेरा यही कहना है कि जो बिहार के जो कैरेक्टरिस्टिक है उनके अंदर है, वो है हार्ड और वर्क, डिटर्मिनेशन, वो इसी के करते हैं। आपकी इस बात की मैं तौसीक करता हूँ। एक मौका मिला मुझे वहाँ जाने का, और जिस तरह से आप अभी कह रहे थे ना लॉज, जी जी, तो लॉज आज का ये हॉस्टल या कमरा नहीं होता है। जी जी, लॉज को मैंने देखा है, करीब से देखा है, उस पर वो एस्बेस्टस का एग्जैक्टली और फैन नहीं था। बच्चे का पसीना जो है वो यहाँ से बह रहा है, कभी कभी किताब पे भी गिर रहा है, लेकिन वो पढ़ना नहीं छोड़ रहा है।
डिटर्मिनेशन का जो आपने कहा और बिल्कुल वो मुसम्मम इरादा मैंने देखा है बिल्कुल सामने। और बाद में ये सही लोग गलत लोग हर सोसाइटी में होते हैं। वो तो आप कहीं भी अमेरिका में जाएं, इतना डेवलप्ड नेशन है, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो जो गलत इंसान होते हैं वो वहाँ पे भी होते हैं। तो इसलिए ये जो आपकी बात है मैंने देखा है, इसका मुशाहिदा किया है, वो लॉज कैसे होते हैं मैंने बिल्कुल देखा है अपनी आंखों से। ये आपने सही कहा। मैं भी जिस लॉज से आया हूँ वो उसके ऊपर एस्बेस्टस भी नहीं था, वो फूस का था और जिसको हम खपड़ा कहते हैं वो डाला हुआ था। और उसमें कोई फ़ैन नहीं था। उसकी हाइट इतनी थी कि 6.5 फीट का आदमी उससे ज़्यादा उसमें फिट नहीं हो सकता था। और उसमें हम लोग 2 बेड लगा के रहते थे। और लेकिन कभी ये हमारे लिए ये था नहीं कि ये कमरा फूस का है और क्या है, नहीं, एक स्पेस है और इसके अंदर हमें पढ़ना है, पढ़ना ही एक काम है। और उतनी गर्मी जी, और गर्मी, और एक बल्ब हुआ करता था। और जिस ज़माने में हम मुजफ्फरपुर में थे, जैसे कि लोड सेटिंग कहते हैं, वो शायद वो बिजली वहाँ जो है वो 2 से 4 घंटा ही रात में आया करती थी। तो हम तो लैंप पे ही पढ़े हैं और लैंप पे ही यकीन करते थे। और बिजली आ गई तो आ गई, नहीं तो उसके ऊपर हम डिपेंड नहीं रहते थे। ठीक है जी जी। तो आपकी जो अभी की जो जिम्मेदारी है, अब आप इस वक्त बहैसियत रजिस्ट्रार NIT तैनात हैं, तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कब से आप ये जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, और इसके अलावा ये कि रजिस्ट्रार का जो रोल होता है NITs में, क्या वो वही होता है जो यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रार का होता है या यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ है? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो कहा रजिस्ट्रार, मैं यूं ही रजिस्ट्रार एकदम से नहीं हुआ हूँ। इसके पहले जैसा मैंने एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया 2002 में जी, फिर मुझे यहाँ से अपग्रेडेशन के लिए एजुकेशन करना था, चूँकि मैं तो BTech था। तो फिर मुझे MTech और PhD करने के लिए इंस्टीट्यूट ने मुझे IIT रुड़की भेजा और फिर वहाँ मेटलर्जी से मैंने MTech PhD की। जब वापस आए 2012 में, बीच में हम गए MTech फिर PhD करने, तो उसके बाद मुझे डिपार्टमेंट्स के अंदर 12th में 2012 में सबसे पहली जिम्मेदारी दी गई कि जो हमारे इक्विपमेंट, जिस वक्त मैं स्टूडेंट था 1960 के इक्विपमेंट थे, तो मैंने सबसे पहले वो सारे इक्विपमेंट्स को रिप्लेस नहीं कहेंगे, हमने उसको मॉडर्नाइज्ड किया। और जो लेटेस्ट इक्विपमेंट होनी चाहिए मेरे मेटलर्जी डिपार्टमेंट में, वो NIT की तरफ से मुझे फंड्स मिला और उसको हम सबसे पहले 2012 से 14 तक में सारे इक्विपमेंट्स अपग्रेड किया। और 3 से 4 लैब हमने जो मेटलर्जी की होनी चाहिए, हम ग्रुप में, हम नहीं कहेंगे अकेला मैंने किया, HOD के साथ मिल करके हमने उसको किया। ये जिम्मेदारी सबसे पहले हमने ली। उसके बाद फिर मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स मुझे मौका मिलाया एज ए रोटेशन बेसिस पर। मैं 2 बार हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स रहा हूँ। और हॉस्टल में करीब 10 से 12 साल तक मैं एज ए वार्डन, अच्छा, आपने वहाँ रहा हूँ मैं। उसके बाद स्टाफ एडवाइज़र मेस रहा हूँ। 2 साल मैं चेयरमैन मेस भी रहा हूँ। उसके बाद ये मुझे 2023 में प्रोफेसर यडला आए, तो यहाँ जो रजिस्ट्रार का जो पोस्ट है हमारे NIT में, जो आपने कहा कि क्या ये यूनिवर्सिटी और NIT में सेम, नहीं, दोनों में फ़र्क है। जो यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार है वहाँ पर फैकल्टी को भी ले लेते हैं, लेकिन बेसिकली उनका जो क्वालिफ़िकेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो फैकल्टी वाला ही हो। उसमें मैनेजमेंट, HRA वगैरह होनी चाहिए। उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अलग है, बहुत अलग है। NITs में पोस्ट रजिस्ट्रार के हैं और ये नॉन टीचिंग पोस्ट में आते हैं। और इसके लिए पहले PhD होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन जब ये REC से NIT हुआ और जब 7th पे कमीशन लागू हुआ तो क्वालिफिकेशन भी चेंज हो गए। जैसे एक फैकल्टी को PhD से नीचे NIT में कोई फैकल्टी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। उसी तरह से रजिस्ट्रार के लिए भी उन्होंने PhD कंपलसरी कर दी। और वो किसी भी, स्पेशली कम से कम उसके पास MBA और मैनेजमेंट्स और ह्यूमन रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है, अनुभव होना चाहिए, होनी चाहिए। तो ये एक परमानेंट पोस्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पोस्ट कभी 5 साल का होता है, ये कभी होते हैं और कभी ज़्यादातर इसमें ये लोग जो आते हैं इनको कहीं दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिलता है और चले जाते हैं। तो जितने भी अभी एट प्रेजेंट में NIT है, वहाँ पर
जब ये शॉर्टेज होने लगा तो उन्होंने कहा कि हमें तो एनआईटी चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रेटजी जो पावर्स है वो रजिस्ट्रार है, फाइनेंस से लेकर के सारा रजिस्ट्रार ही डील करता है। जो भी लेटर्स हैं एनआईटी के बाहर वो सिर्फ रजिस्ट्रार के ही साइन से जा सकते हैं। डायरेक्टर अप्रूवल देता है, रजिस्ट्रार कैन नॉट डू विदाउट अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर। लेकिन कोई भी लेटर डिस्पर्स होगा वो होगा रजिस्ट्रार के ही से होगा। तो उन्होंने एक निकाला कि इंचार्ज फैकल्टी जो सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं, जिनके अंदर वो देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये कितनी जिम्मेदारियां निभाया है, इनकी क्या अपना ट्रैक रिकॉर्ड है कि नहीं है, तो वो देख करके ये 2-2 साल के लिए ये इंचार्ज रजिस्ट्रार अभी बनाया जा रहा है, जब तक कि रेगुलर अपॉइंटमेंट ना हो जाए। तो मुझे भी उसी तरह से 2023 में ये जिम्मेदारी नवंबर में दी गई और मैं चला रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मैं चला रहा हूँ, ये अल्लाह की मदद से और सारे ये एक टीम वर्क है जिसमें सब लोग मिल के, हम स्टाफ हैं, हमारे फैकल्टीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब मिल के करा रहे हैं। डे टू डे के प्रॉब्लम्स आते हैं, हम मिल के बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और इस तरह से हम दिन ब दिन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, जैसे हम देखते हैं कि एआई का काफ़ी अब रुझान बदल रहा है। जैसे आपने बोला कि जब मैंने इंजीनियरिंग के लिए गया था तो चंद ही ब्रांच थी और आज अब एक शिफ्ट आया है, ड्रामेटिक शिफ्ट आया है। तो एनआईटीज़ इन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे देखता है? बिकॉज ये एक टेक्निकल हब हैं, तो कैसे आप देखते हैं एज ए रजिस्ट्रार, का विजन क्या है इस चीज़ को? ये बहुत सही आपने कहा कि एआई एक ऐसा ही टूल आ गया है। जब दुनिया में कंप्यूटराइज्ड हो रहा था उस वक्त हर सूबे के लोग ये कह रहे थे कि कंप्यूटर्स के आने के बाद लोगों की जॉब चली जाएगी और बहुत यही था, नेगेटिव्स था और हम लोगों ने भी ये लगा। लेकिन जैसे जैसे ये कंप्यूटर्स लोगों के इसमें आए, एजुकेशन में आए, ऑफिसेज में आए, तो लगा गया नहीं, ये तो बढ़ गया जॉब। उसमें एक चीज़ आई कि इफ़िशियंसी बढ़ गई, रिजेक्शन कम हो गया, टाइम पे आउट होने लगे। ठीक उसी तरह से अभी मार्केट में एआई टूल्स आए हुए हैं। अभी लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि एआई टूल आने से अब, पहले सिर्फ आईटी और कंप्यूटर साइंस में था, अब ऐसा नहीं है। हर फील्ड में जितने भी इंजीनियरिंग है, मेडिकल्स हैं, एग्रीकल्चर है, सब में एआई टूल्स आ गए। बट डज नॉट मीन्स कि ये रिप्लेस होगा। इसके चलाने के लिए भी आदमी चाहिए। ये खुद ब खुद एआई नहीं चलेगा। इसके अंदर जो हम प्रोग्राम्स डाल रहे हैं, अभी जो है वो हम दे रहे हैं, उसको मॉडिफाई करना है वक्त के हिसाब। या ऐसा कोई एआई टूल नहीं बना है कि आज बनाए वो 10 साल तक चलेगा, नहीं। आपकी ज़रूरतें डे बाय डे इन्हांस होगी, चेंज होगा, मॉडिफाई होगा और एआई टूल को भी इंसान ही मॉडिफाई करेगा। तो इससे ये कहेंगे कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि एआई इंजीनियरिंग के रिसर्च विंग में क्या मदद किया है। हम पहले किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कम से कम उस पर 1 से 1.5 महीना मटेरियल, मशीन और मैन पावर पर इन्वेस्ट करते थे, फिर कंक्लूजन पे पहुंचते थे। लेकिन आज एआई टूल होने की वजह से वो 1 महीना हमारा बच रहा है, मटेरियल की सेविंग हो रही है, मैन पावर बच रहा है। वो हमको मॉड्यूलेट करके ये बता रहा है कि आप जो 10 पैरामीटर लेके 1 महीना करते थे, यू रिक्वायर्ड ओनली हाफ एन आवर। आप हाफ एन आवर में वो काम कर सकते हैं। तो जो मैंने 1 महीना है वह दूसरा और कुछ काम करेंगे। वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। मतलब हमारी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ रही है। तो इसी तरह से एआई टूल इंसान की जिंदगी में हर तरह से इन करेगा और कर रहा है। उससे लोगों की लाइफ स्टाइल के साथ साथ ज़रूरतें और जो वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी है, वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत आपने इसका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसका जो है जवाब आपने दे दिया। एक चीज़ जानना चाहेंगे सर, एक जगह है हज़रत बल श्राइन के बिल्कुल साथ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और ऑब्जर्वर जो हैं वो हैं प्रोफेसर अतीकुर रहमान साहब। अब 2 शख्स हैं, एक है अतीकुर रहमान जो 86 में आए और एक हैं प्रोफेसर अतीकुर रहमान जो रजिस्ट्रार हैं आज की डेट पे। जब इस 40 साल का ऑलमोस्ट आप एक तकाबुली जायज़ा करते हैं, एक कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, वेयर डू यू सी REC ऑफ 86 एंड NIT ऑफ 2025? व्हाट इज़ द चेंज एंड व्हाट ऑल हैज़ चेंज्ड देयर? बहुत बड़ी चेंजेस आई। जब REC था वो सिर्फ एक बीटेक डिग्री देने का एक इंस्टीट्यूट था। उस वक्त में
रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं था, पीजी कोर्स नहीं थे, पीएचडी और एमटेक और एमएससी कोर्स नहीं थे आरईसी में। आज 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह एनआईटी में 450 पीएचडी रिसर्च स्कॉलर रजिस्टर्ड हैं 12 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। 250 एमएससी एमटेक के बच्चे रजिस्टर्ड हैं। उस वक्त जो बीटेक की डिग्री होती थी लैब और इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस लेके फील्ड में जाना था। आज बीटेक की डिग्री रिसर्च ओरिएंटेड है कि आपको रिसर्च के साथ नई चीज़ डेवलप करने हैं, हर बच्चे को कुछ नई चीज़ सीखना है। एनआईटी आज में जो 2025 और आरईसी में 5000 से ज़्यादा पब्लिकेशन है। जब तक कि मैं जब था मेरे कुछ ही उस्ताद जो थे पीएचडी थे, ज़्यादातर वो एमटेक थे। आज एनआईटी में बगैर पीएचडी के कोई उस्ताद हो ही नहीं सकता है। तो ये जो ड्रास्टिक जो चेंजेस आए हैं, पेटेंट हम लोग नहीं जानते थे कि पेटेंट क्या चीज़ है। आज एनआईटी के पास अपने 30 से ज़्यादा पेटेंट हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट मोर देन 22 करोड़ एनआईटी श्रीनगर के पास प्रोजेक्ट हैं, ग्रांट है उनके पास। करीब 46 डिफरेंट एजेंसीज है। जम्मू कश्मीर के भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनके भी प्रोजेक्ट हैं, डीएसटी के हैं, डीआरडीओ के। मुझे भी खुद एक प्रोजेक्ट है डीआरडीओ को 86 लाख का है, और वो नैनो स्ट्रक्चर कोटिंग जो है वो टरबाइन इंजन के ब्लेड्स पे हम लोग कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है कि आज जो एनआईटी है वो उस वक्त से जो टेक्नोलॉजी के जो ज़रूरत काफ़ी इवॉल्व हुआ है। आपके साथ ये जो सिलसिला कलाम है जारी रहेगा इस छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन आप कहीं जाइएगा मत, प्रोफेसर अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ बने हैं 9 बजे तक बराबर। अभी 15 मिनट हैं प्रोग्राम में, इनसे मज़ीद कुछ जानेंगे इस ब्रेक के बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल। आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं प्रोफेसर अतीकुर रहमान साहब, रजिस्ट्रार एनआईटी श्रीनगर, और इनसे जो सिलसिला कलाम है मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो प्रोफेसर साहब, जैसे आपने कंपैरिजन दिया 86 से लेकर 2025 तक का, तो आगे का क्या विजन है? और जैसे हम बात कर रहे थे एआई वगैरह को, क्योंकि अभी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक स्पेशलाइज्ड डिग्री देते हैं, बीटेक इन एआई, बीटेक इन रोबोटिक्स। आपके ऐसे कोई विजन्स या एस्पिरेशंस एनआईटी के उस हवाले से हमारे? एनआईटी के 2 बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है और एनआईटी ने लिया है। पहला ये कि जेएनके में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं, रोड से लेकर के इंडस्ट्री तक, इसकी जिम्मेदारी एनआईटी के ऊपर दी गई है और उसके फैकल्टी बाखूबी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। ये जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब, जैसे आपने सुना होगा कि JSW जिंदल स्टील की फैक्ट्री पुलवामा में लग गई है, स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से जब बड़ी इंडस्ट्री यहाँ आएगी तो जो जम्मू कश्मीर का जो इन्वायरमेंट है, हमारा वाटर है, एयर है, सबसे बड़ी, ये पोल्यूट ना हो जाए, ये हमारी जो है, ये जिम्मेदारी एनआईटी श्रीनगर को दी गई है कि आप इसमें बहुत सारे मेरा भी एक प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, कि जब इंडस्ट्री है आउटपुट निकलेगा, उसको वेस्टेज को मैं रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन वो जम्मू कश्मीर की जो कुदरत का जो नेचुरल स्ट्रीम वाटर है, स्प्रिंग है हमारे, उसको पॉल्यूट ना कर दे, वो धरोहर है हमारी। तो ऐसा ना हो कि जैसे अभी डल में है, उसकी भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, कि जो भी वेस्टेज है पहले ट्रीट की जाए और फिर डल में डाली जाए या रिसाइकिल करके यूज़ किया जाए। तो आज से ही एनआईटी श्रीनगर के बहुत सारे फैकल्टीज़ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि सबसे पहले वाटर बहुत ज़रूरी है,
साथ में हमारा पॉल्यूशन एयर हमारा ख़राब ना हो जाए, उस पे काम हो रहा है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, और विद द हेल्प ऑफ AI टूल के साथ। मेरे बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं, डॉक्टर मुजम्मिल हैं हमारे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी जम्मू कश्मीर के साथ मिल करके। सिविल इंजीनियर के हैं, मैकेनिकल से हमारे सीनियर प्रोफेसर्स लोग हैं, कि जो स्ट्रक्चर जो यहाँ बने वो इन्वायरमेंटली हो। जैसा आप देख रहे हैं अभी जम्मू कश्मीर में जो बिल्डिंग्स बन रही है, वो ब्रिक्स पहले जैसे नहीं यूज़ होती है, आज हम कंपोजिट ब्रिक्स हैं, लाइट है, हल्की है, बट हाई स्ट्रेंथ है, सस्ती है, अफोर्डेबल है, और आसानी से डिस्पोज भी इन्वायरमेंट में हो जाती है। तो जितनी अभी जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग जो अभी बन रही है वो ज़्यादातर उसी मटेरियल का बन रहा है। तो ये हमारी चैलेंजेस है। और AI का जो सबसे बड़ा अभी हम लोग जो इसको यूज़ करने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, यहाँ का क्लाइमेट है, पूरे दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका असर हमारे ऊपर भी जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने देखा कि जब 33 डिग्री टेम्परेचर होता था तो उस वक्त बारिश होती थी। अभी लेकिन अब 37-38 तक चली जा रही है और बारिश नहीं हो रही है। और दूसरा कि जो रेनी सीज़न हम लोग जानते थे कि मार्च और अप्रैल का महीना और अगस्त का महीना, अब उल्टा हो रहा है। मार्च में बारिश नहीं हो रही है, मई जून में चला जा रहा है। उसी तरह से अगस्त में अगर बारिश होने के बजाय सितंबर में चला जा रहा है, हो गया तो ये ड्यूरेशन शिफ्ट हो रहा है। तो इसमें AI टूल से हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि ये क्या फैक्टर्स है, किस वजह से। अभी तक ये दो चीज़ समझ में लोगों को आई है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें मकान चाहिए। तो क्या ये जो मकान हम लोग बना रहे हैं, जो कंक्रीट ला रहे हैं, क्या ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ये हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीननेस काटी जा रही है? तो मकान तो चाहिए, चाहे वो रहने के लिए हो या इंडस्ट्री आएगी उसके लिए भी चाहिए। लेकिन इको फ्रेंडली कैसे हो? क्योंकि आपको उतना ही स्टील चाहिए, उतना ही ब्रिक्स चाहिए। बिल्कुल। तो उसको कैसे कंपनसेट किया जाए ताकि मेरा इन्वायरमेंट जम्मू कश्मीर का खास करके वो इन चीज़ों से महफूज रहे। इस पर NIT से आपके साथ प्रोफेसर साहब ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। सिंगिंग स्टार ऑफ JNK एक प्रोग्राम जो चल रहा है उसका एक प्रोमो आइए देखते हैं नाजरीन। उसके बाद इख्तितामी कलमात में हमारे आज के गेस्ट जो हैं प्रोफेसर अतीकुर रहमान साहब, रजिस्ट्रार NIT, उनके साथ मजीद बात करेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। भारत बस नाम नहीं कोई भावों का एक समंदर है, जिसकी खुशबू मेरी सांसों में और बंदगी मेरे अंदर है। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में भेजे तुमको चीज पुरानी। हाय तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जब भी झंडा देखते हैं हमारे देश का तो देश मन अभिमान से भर जाता है। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। प्रोफेसर अतीकुर रहमान साहब, रजिस्ट्रार NIT हमारे साथ हैं। और सर एक बात जहन में है, आपसे पूछना चाहेंगे, वो ये कि NIT का जम्मू कश्मीर के आम मामलात में, जैसे ज़राअत है, आपने कंस्ट्रक्शन का जिक्र किया, आपने एनवायरनमेंट का जिक्र किया, यहाँ की सड़कों में, यहाँ की हर चीज़ में NIT का क्या कंट्रीब्यूशन है, और यहाँ के जो आम मामलात हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो हमारी है उसको आसान करने के लिए, उसमें सहूलियात मुहैया करने के लिए NIT ने क्या किया है अभी तक, या इस वक्त क्या कर रहा है? आपने ये जो कहा ये सही बात है कि जब ये हमें मिनिस्ट्री से भी इंस्ट्रक्शंस है कि जो NIT जिस स्टेट में है सबसे पहले वहाँ के प्रॉब्लम पर कंसंट्रेट करे, वहाँ रिजॉल्व करे। अगर उस पोर्शन को करता है तो वो स्टेट को करता है और फिर वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर देता है।
उसके लिए जो हमारे लिए जो अभी सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ का रोड। अब आप देखेंगे जो रोड अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको कन्वेंशनल मेथड से बना हुआ कहते हैं, लेकिन जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रेनी सीजन उखड़ के आ रही है, मैगडम उखड़ के आ रहा है और वापस आ रहा है, तो उसके लिए NIT श्रीनगर एक रिसर्च विंग बना है और वो ट्रायल भी कर रहा है कि जो हम रोड्स बनाने जा रहे हैं उसको बोलते हैं मेटेलिक रोड्स बनाना। यानी सीमेंट के अंदर ये जो मेटल्स हमारे हैं, जैसे आयरन आप कहते हैं, जब वो स्टील से बन के निकलता है तो उससे स्लैग निकलता है। उस स्लैग में बहुत सारे मेटल्स के कंस्टिट्यूएंट होते हैं, वेस्ट आप कह लें। उसको सीमेंट में मिला करके अगर उसको हम ऐसे इलाकों में जो पहाड़ी इलाका है जहाँ लैंडस्लाइड्स और जहाँ पे हमारा हाईवे का बुरा हाल होता है, उस पे अगर ये वाली सड़क बनाई जाए तो उसके दो फायदे हैं। पहला ये एक है कि उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है और दूसरा कि जो क्लाइमेट का है उसके ऊपर असर नहीं होता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आप माइनस टेम्परेचर देखेंगे अभी अचानक से -7, 8, 9 भी चला जाता है जो, और कुछ तो आपका जैसे लद्दाख का पोर्शन है और इसका गुलमर्ग है, वहाँ इससे भी ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो जो अभी कन्वेंशनल जो हमारी मटेरियल है रोड, वो नहीं रेजिस्ट करेगा और वो बहुत जल्दी डैमेज होता है। तो मेरा पैसा भी वेस्ट हो रहा है, लेबर भी लग रहा है और लाइफ भी बहुत कम है। तो NIT श्रीनगर ने कुछ मॉडल्स बनाए हैं और बहुत सारे इस पे काम कर रहे हैं कि ये जो हम रोड बना रहे हैं इसको मेटेलिक रोड कहते हैं। जो स्लैग है, जो उसका वेस्ट है, उसको जैसे अगर स्टील प्लांट अभी जहाँ JS का है, इसका जो निकलेगा वेस्ट, अब यहाँ से वो बाहर फेंका नहीं जाएगा, उसको सीमेंट के साथ मिला के जम्मू कश्मीर के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे और इससे हमारी लाइफ बढ़ जाएगी। इसका एक तो ये है। दूसरा कि इंजीनियरिंग कॉलेज को पहले ये सिर्फ इंजीनियरिंग में रिसर्च करते, आज नहीं, आज हम मेडिकल के साथ भी MOU किए हुए हैं। जैसे आपका स्कीम है, वहाँ हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं, NIT श्रीनगर अपने इंजीनियरिंग से उनको कैसे और एफिशिएंट बना दे। तो हमने उनके साथ भी MOU किया हुआ, डेटा हमको शेयर कर रहे हैं और आप खास करके कंप्यूटर साइंस है, IT है और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से कंप्यूटर साइंस, यहाँ के फैकल्टी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, उनके डेटा को एनालाइज करके उनको इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि डॉक्टर आसानी से उस डिजीज़ को समझे और डायग्नोसिस करें। और दूसरा एग्रीकल्चर के साथ हमारा MOU है कि ये जो फूड्स का जो हमारा जो क्रॉप्स है या ख़ास करके जो फ्रूट्स का जो है हमारा, वो आप देखते हैं कि कभी उसके अंदर अचानक से वायरस का अटैक होता है, कीड़े का होता है। हमारे IT डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सब्बीर अहमद सोफ़ी है, उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि जैसे सेंसर बेस्ड है कि आपके एग्रीकल्चर पे प्लांट पे अगर वायरस डेवलप हो रहा है, इट गिव द सिग्नल, इन्फॉर्मेशन हमें आ जाएगा कि मेरे फला प्लांट पे स्टार्ट हो गया है, आप उसको इमीडिएट रिमेडियल कीजिए। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जम्मू कश्मीर के लिए NIT श्रीनगर ने किया है। दूसरा जो मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए NIT की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें NIT श्रीनगर ने जितने भी यहाँ डिप्लोमा हैं और जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि आज आपके पास स्किल आदमी की बाहुनर उनको बनाने चाहिए। उसके सर्टिफिकेट कोर्स चालू किए हैं उन्होंने, छोटे छोटे, और IT का भी है, मैकेनिकल है, मतलब सब तरह, ताकि जब JSW स्टील इंडस्ट्री फुल स्विंग पे जब 28-27 में चलेगा तो हमें लेबर चाहिए, और वो लेबर बाहर से नहीं है, जम्मू कश्मीर के वही बच्चे जाएंगे जो स्किल होंगे, उसकी तैयारी में। इसके लिए आपको हमारी तरफ से बड़ी नेक ख्वाहिशात और हमारी दुआ है कि आपके जो भी नेक प्लान हैं, मकासद हैं NIT के हवाले से, जम्मू कश्मीर के हवाले से, वो अल्लाह ताला उनको शर्मंदे ताबीर करे और आपको और ज़्यादा तरक्की दे इस मामले में। 1 मिनट का वक्त है हमारे पास और वो कश्मीरी में बात रह गई, आपको आती है कुछ कश्मीरी, सीखी आपने यहाँ पे? अनफॉर्चुनेटली चूँकि जिस वक्त हम पढ़ रहे थे उस वक्त इंग्लिश के अलावा दूसरा कोई लैंग्वेज बोलने की था नहीं। आज चेंज हो गया है। आज आप किसी भी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आज के वक्त में है। तो हमको समझ में आती है, लेकिन
उतना मैं पूरा फ्लुएंटली बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं पूरा समझता हूँ। साहब ने हम ये भी जानना चाहेंगे और जो 2 सर के साथ हॉस्टल रूम में थे तो वो कौन कौन से हाँ स्टेट्स थे? मेरे थे, जैसे हम हिंदी स्पीकिंग वाले थे तो हमें वहाँ पे रखा गया था, आसामी बच्चे को रखा गया था, और एक थे हमारे मणिपुर के थे, तो इस तरह से हमें रखी जाती थी। बहुत अच्छा। और आपके साथ यहाँ 1 घंटा हमने बात की, बड़ा अच्छा लगा। आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी और NIT के हवाले से भी हमने काफ़ी सारी बातें की, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको और भी इंशाल्लाह हम यहाँ पे बुलाएंगे। आपका आज की तशरीफ़ आवरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक रोज़ पेश होता है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, और आज की निशस्त से दीजिए मुझे और माजिदुल खैर मिंदा को इजाज़त। कल दोबारा मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।